डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य विजन। आपको ज्ञात होगा कि हमने पिछली वीडियो में दो वीडियो में हमने इंडियन बैंकिंग पार्ट के बारे में डिस्कस किया था और हमने बैंक वाला पोर्शन कम्प्लीटली बात कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था बैंक क्या होते हैं, इसके क्या फंक्शन है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक के विषय में हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम नॉन बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें तीन चीजें आती है। एक तो आते हैं आपके प्राइमरी डीलर, एक ऑल इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आते हैं और एक एनबीएफसी कंपनी आती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ये आती है। इन तीनों के विषय में आज हम कंप्लीटली और विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लियर? करते हैं माय डियर फ्रेंड अपने टॉपिक के स्टार्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वे वीडियो देखना, लिखना इंडियन बैंकिंग पार्ट सिस्टम पार्ट 1 लक्ष्य विजन। वीडियो आ जाएगा, देखो। आपको क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार होता है आपका बैंक। क्या होता है? बैंक। एक होता है नॉन बैंक। क्लियर? बैंक फिर से दो टाइप के हो जाते हैं। हम इस वाले पोर्शन पर हम कंप्लीटली चर्चा कर चुके हैं। अब इस वाले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। नॉन बैंक आपके तीन, नॉन बैंक को हम एक और नाम बोलते हैं एनबीएफसी। क्या बोलते हैं? एनबीएफआई। नॉन बैंक को बोलते हैं एनबीएफआई। एक ये बैंक नहीं होते हुए भी लेकिन बैंक के जैसे काम करते हैं, जैसे कि उधार देते हैं, ठीक है, जमा करते हैं और रिफाइनेंस का काम करते हैं। इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जल्दी से इस फुल फॉर्म को याद कीजिएगा। जो नॉन बैंक होते हैं इनको हम एनबीएफआई बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। डन। एनबीएफआई जो होते हैं ये तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। फर्स्ट इज एआईएफआई। एआईएफआई की फुल फॉर्म है ऑल इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। क्या है इसकी? ऑल इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अखिल भारतीय वित्त संस्था। दूसरा होता है आपका पीडी, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी डीलर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डीलर। थर्ड इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। क्लियर? हम इन तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। द फर्स्ट इज एआईएफआई, ऑल इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। डन माय डियर फ्रेंड। आप जल्दी से पहले इन सबकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, लेकिन जब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो मैं वहां पर सभी की फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, तो आप प्लीज इनको लर्न कीजिएगा। नॉन बैंक को हम एनबीएफआई बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एआईएफआई, ऑल इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सेकंड इज पीडी, प्राइमरी डीलर। थर्ड इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर आप इसके पीछे इंस्टीट्यूशन के बाद कंपनी लगा दोगे तो वो इसी की फुल फॉर्म बन जाएगी। डन माय डियर फ्रेंड। करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हेडिंग डाल लीजिएगा एआईएफआई। एआईएफआई होते क्या है? ऑल इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसकी स्थापना, जिसको एस्टेब्लिश संसद में पारित किए गए कानून से किया गया। एआईएफआई एक प्रकार की क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, संवैधानिक संस्थाएं होती है। इन संस्थाओं का जो निर्माण है, इनकी जो स्थापना है, संसद में पारित कानून के माध्यम से की जाती है। उनको हम एआईएफआई बोलते हैं। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि एआईएफआई क्या है, तो वन लाइन में जो आप लेना है, ये क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी वैधानिक संस्था है।
स्टैट्यूटरी बॉडीज भी होती है, जिस भी संस्था की स्थापना संसद में पारित कानून के माध्यम से की जाती है उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है आपके स्टैट्यूटरी बॉडीज के, जैसे आपका नीति आयोग हो गया, वो भी एक प्रकार का स्टैट्यूटरी बॉडीज है। ठीक है, एनएचआरसी हो गया, वो भी आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडीज है। मतलब कि जिस भी संस्था या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना संसद में पारित कानून के माध्यम से की जाती है उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो एआईएफआई फर्स्ट इज आपका एक्सिम बैंक है, एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसके फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। सेकंड इज एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। द थर्ड इज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। फोर्थ इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। द फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पेमेंट एंड फ्रेंड इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट। सबसे पहले आप मेरे साथ बोलिए, याद कीजिएगा, क्योंकि ना किताबों में लिखी गई बातें ना समय आने पर काम नहीं आती, इसलिए हमें इन सब बातों को अपने दिमाग में बिठाने का प्रयास करते। तत्पश्चात मैं इनकी फुल फॉर्म भी लिख दूंगा। एक्सिम, एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। बोलो, एक्सिम का मतलब EX का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। डन। सेकंड इज NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। थर्ड इज अ नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फोर्थ इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार और मेरे साथ बोलो, SIDBI की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। द फोर्थ इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर। मैं भी इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ। एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट, NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। Third is very most important, national bank for agriculture and agriculture rural development, SIDBI, small industrial bank of इंडिया। NABFID की फुल फॉर्म में यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस, फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। डन। मैं एक बार देख लेता हूँ विजिबल भी है या नहीं आप लोगों को। एवरीथिंग इज विजिबल माय डियर फ्रेंड। अगर आप मोतियाबिंद के शिकार नहीं हो तो आपको ये सारी चीजें भली बातें दिख रही है। एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, एनाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
सीडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एनएबीएफआईडी नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डन माय डियर फ्रेंड। अब इनको ना हम अब स्थापना के क्रम में याद रखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि एक्सिम बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी जनवरी 1981 को, जनवरी 1981 को। और नाबार्ड की जो स्थापना है वो हुई है जुलाई 1981 को, जुलाई 1981। ठीक है, इसको ये जनवरी में हुई है और ये जुलाई में हुई है। उसके बाद हुई है 1988 में हुई है आपकी एनएचबी की स्थापना, और 1990 में हुई है सीडीपी की स्थापना, और एनएबीएफआईडी की हुई है 2021 में इसकी स्थापना हुई है। अगर स्थापना के क्रम में पूछा जाएगा, हमेशा याद रखना, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मे भी आपसे क्रम पूछ लिया जाएगा कि जो ऑल इंडियन बैंक ये एआईएफआई है इनकी स्थापना के क्रम में इनको सजाइए। तो हमेशा याद रखना, तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, एक्सिम की, उसके बाद नाबार्ड, फिर आपका एनएचबी, फिर आपका सिडबी, तो थर्ड इज एनएबीएफआई। डी स्थापना के क्रम में आपको याद रखने की कोशिश करनी है। क्लियर। और एक सभी बात है, इन सब में कॉमन है एक बात, उसको नोट डाउन कीजिएगा। ये एआईएफआई है, ये सभी की सभी रीफाइनेंस एजेंसी है। ये क्या है, सभी की सभी, ऑल दीज आर द रीफाइनेंस एजेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय द रीफाइनेंस एजेंसी? इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्वित्त संस्था। मतलब कि ये जो संस्थाएं होती है अपने संबंधित क्षेत्र में कम अपने संबंधित क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से ऋण न देकर एक मध्यस्थ इकाई को, एक नोडल एजेंसी को ऋण देती है। एक नोडल एजेंसी के माध्यम से लोगों को ऋण देने का कार्य करती है। पुनर्वित्त का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रत्यक्ष रूप से लोन ना दे और किसी मध्यस्थ के माध्यम से उसको लोन दे। इसका मतलब क्या होता है, इसी वे में समझो। जैसे कि मैं कोई किसान हूँ, मुझे ऋण चाहिए। हमें पता है कि जो नाबार्ड नामक संस्था होती है वो कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। क्या ये क्या मैं इससे डायरेक्टली रूप से लोन ले लूंगा? नहीं ले लूंगा। तो जो नाबार्ड होता है वो उन बैंकों को लोन देता है जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने का कार्य करते हैं। तो जो नाबार्ड है उन बैंकों को ऋण देगा, और फिर वही बैंक भी कृषि वो जो कृषक होते हैं उनको ऋण देते हैं। इसे बोलते हैं रीफाइनेंस एजेंसी। रीफाइनेंस का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, कि कोई भी जो संस्थाएं होती है वो प्रत्यक्ष रूप से ऋण न देकर किसी मध्यस्थ इकाई, किसी नोडल एजेंसी के माध्यम से उसको वित्त उपलब्ध कराती है। इसको बोलते हैं रीफाइनेंस। इस सभी की सभी रीफाइनेंस एजेंसी, ये प्रत्यक्ष रूप से किसी भी कस्टमर को ऋण नहीं देते बल्कि एक मध्यस्थ बीच वाली नोडल एजेंसी या बैंक को वित्त उपलब्ध कराते हैं। फिर जो वही बैंक या वही नोडल एजेंसी उन सेक्टर में, जिस सेक्टर में ये ऋण देती है उस सेक्टर में ऋण देने का कार्य करती है। क्लियर। तो सब में कॉमन बातें क्या है कि सभी की सभी क्या है, नोडल एजेंसी वो है, रिफाइनेंस एजेंसी है, कि ये किसी भी क्षेत्र को या किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं देती है। पहली बात तो इसमें आपको नोट डाउन करनी है। डन। अब हम देख लेते हैं कि ये जो जितनी भी एआईएफआई है ये किन किन संदर्भ में रिफाइनेंसिंग का काम करती है। अब वन बाय वन देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट होएगा वो होएगा एक्सिम बैंक। कौन सा होएगा? एक्सिम वाला। इसकी जो स्थापना हुई वो जनवरी 1981 में हुई। इसका जो एक्स हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। क्लियर। जो एक्सिम बैंक होता है ये रीफाइनेंस एजेंसी के रूप में कार्य करता है। पुनर्वित्त संस्था। अब इसका मतलब समझिए, जो एक्सिम बैंक होता है वो उन मध्यस्थ बैंकों को ऋण देता है, उन मध्यस्थ बैंकों को वित्त की उपलब्धता कराता है जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट गतिविधियों में लिप्त होते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ये कोई एक एक्सपोर्टर है,
एक्सपोर्टर आपको पता होगा जो बाहर विदेशों में सामान को निर्यात करता है, ठीक है, या कोई इंपोर्टर है, ये एक्सपोर्टर भी हो सकता है, इंपोर्टर भी हो सकता है, ठीक है। इसको अपने सामान को एक्सपोर्ट करने या इंपोर्ट करने के लिए वित्त की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। तो ये डायरेक्ट एक्सिम बैंक से नहीं लेगा, बल्कि जो ये एक्सिम बैंक होता है, ये बीच में ये कोई बैंक होता है, कोई भी अदर बैंक होता है, मैं मान लेता हूँ SBI है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक्सिम बैंक होगा, ये SBI को वित्त उपलब्ध कराएगा कि SBI इधर आओ इधर आओ, ये लो हमसे 200 करोड़ रुपए, और सॉरी 200 रुपए या 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए लो और ये जाकर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट वाले लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो SBI इससे पैसा लेगा और फिर ये इनको पैसा देने का कार्य करता है। इसी को बोलते हैं हम नोडल एजेंसी या मध्यस्थ इकाई, क्या बोलते हैं इसको हम, नोडल एजेंसी। ये होता है रीफाइनेंसिंग का काम, कि जो संस्था होती है वो प्रत्यक्ष रूप से ऋण न दिलाकर किसी एक मध्यस्थ इकाई के माध्यम से उन लोगों को ऋण उपलब्ध कराती है। क्लियर? आपको, मुझे आशा होगी कि आपको इस शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा, और इस AIFI में हमें इसी शब्द को पढ़ना है, यही महत्वपूर्ण है। अगर जिस बच्चे को ये शब्दावली नहीं समझ में आई है तो उसको AIFI भी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। और एक्सिम बैंक का जो रेगुलेटर होता है, हमेशा याद रखना, जितनी भी AIFI है सब का जो रेगुलेटर होता है वो RBI होता है। रेगुलेटर का मतलब विनियमन करता, उसको उसके संदर्भ में रूल्स रेगुलेशंस लॉ जितने भी कुछ बनाने हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बनाता है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो एक्सिम बैंक है AIFI है, इस पर इसका रेगुलेशन कौन करता है, तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस पर ओनरशिप भी पूछा जाता है। दो शब्दावली याद रखना, एक तो होगा रेगुलेशन विनियमन, एक होता है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व। क्या होता है? इस पर स्वामित्व किसका है? स्वामित्व हो गया कि अधिकार, हक। अगर कल कोई घाटे में गया, इसको पैसे की आवश्यकता पड़ी, इसको कल को सरप्लस प्रॉफिट हुआ, तो जो जो इसका स्वामित्व करता है, जो इसका ओनरशिप है, वो उससे पैसे ले लेता है अगर उसको प्रॉफिट हुआ होता तो जिस पर ओनरशिप होती है वो किसकी होती है? इंडियन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की। बस ये दो शब्द, बस इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, जो आपको जानने लायक है या जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से है, सबसे पहले तो आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि एक्सिम क्या है। ऑप्शन में लिखा रहेगा कि ये कोई बैंक है, या ये AIFI है, या कोई NBFC है, या कोई प्राइवेट डीलर है। तो आपको ऑप्शन पे टिक करना होगा कि ये AIFI है, ऑल इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, अखिल भारतीय वित्त संस्था है ये, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, और इसकी स्थापना पूछी जा सकती है कि इसकी स्थापना कब हुई है, हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये पुनर्वित्त संस्था है, तो हाँ ये एक पुनर्वित्त संस्था है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इस पर रेगुलेटर पूछा जाता है कि इसका रेगुलेशन कौन करता धरता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। इससे बार आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा पड़ेगा। डन। चलिए अब सेकंड AIFI के बारे में हम चर्चा करते हैं। सेकंड है आपका NHB। क्या है? NHB, the second is very most important। NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी जो स्थापना हुई थी, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत हुई थी, हमेशा याद रखना, इसका एक्ट पूछा जाता है। NHB की स्थापना नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत 1988 में हुई थी। डन माय डियर फ्रेंड। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है। कहाँ पर है ये? मुंबई में। और ये वीडी फाइनेंस एजेंसी है, तो ये किसके संदर्भ में रीफाइनेंसिंग का काम करता है? हाउसिंग सेक्टर के संदर्भ में। हाउसिंग सेक्टर के संदर्भ में रीफाइनेंसिंग का ये क्या करता है? काम करता है। रीफाइनेंस का मतलब कि ये जो NHB होता है,
ये उन बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है जो आवासीय क्षेत्र में ऋण उपलब्ध करने का कार्य करते हैं। डन। जैसे कि कोई भी पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक कह देगी एनएचबी के पास जाएगी, एनएचबी एनएचबी भाई मुझे ना, मैं ना हाउसिंग सेक्टर के संदर्भ में ऋण दूंगा तो आप मुझे पैसा दे दीजिएगा, तो एनएचबी होगा उसको पैसा दे देगा। और फिर जो यही बैंक होएगा ये लोगों को, जो लोग हाउसिंग आवासीय क्षेत्र खरीदना चाहते हैं तो उनको ये लोन दे देगा। धन माय डियर फ्रेंड, हमेशा याद रखना एनएचबी के लिए या इसमें एक इंडेक्स निकलता है जिसे हम रेसिडेक्स बोलते हैं, रेजिडेंटल इंडेक्स। ठीक है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है प्रत्येक क्वार्टरली, हर क्वार्टरली में। ठीक है, रेसिडेंटल इंडेक्स हमें ये बताता है कि किसी भी जगह का कितना मोल भाव बढ़ा है, कोई भी जो प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू कितनी बढ़ी है कितनी घटी है, वो रेसिडेक्स के से पता लगता है। ठीक है, हर क्षेत्र का जो रेसिडेक्स होता है, रेसिडेंटल इंडेक्स होता है, जो ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। जहाँ का रेसिडेक्स ज्यादा होगा तो वहां पर वहां की प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, इस रेसिडेक्स के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड। जो एनएचबी पर जो पहले जो पूर्व में स्वामित्व, जो ओनरशिप, जो रेगुलेटर था इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही था, वो होता है गवर्नमेंट थी। नहीं, इस संदर्भ में एक बात याद रखना, ये नहीं था जो मैंने अभी बोला वो नहीं था। एनएचबी पर, नेशनल हाउसिंग बैंक पर जो पहले ओनरशिप थी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थी और रेगुलेटर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। हमेशा याद रखना एक ही संस्था रेगुलेशन का भी कार्य कर सकता है, एक ही संस्था अगर रेगुलेशन का और ओनरशिप का दोनों का कार्य कर रहा है तो इसका मतलब वो उसको अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाएगा। भैया आप ही खुद सोचो, आप ही अपने मस्तिष्क पर जोर डालिए। अगर कोई भी संस्था है वो भी उसको विनियमन करता भी है, उसका रूल्स के लिए रूल्स रेगुलेशन भी इशू कर रहा है, ठीक है, और उसको ओनरशिप भी उस पे, तो जो वो संस्था होगी वो इस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी ना जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि ओनरशिप करता भी वही है। तो इसको देखते हुए 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। उस अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया था, जो इस पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होएगा वो तो इसका क्या होएगा, रेगुलेटर होएगा, विनियमन करता होएगा। और जो इंडियन जो इसका ओनरशिप होएगा वो किसके पास होएगी, इंडियन गवर्नमेंट के पास, भारत सरकार के पास। ये हमेशा याद रखना। 2017 में ये अमेंडमेंट किया गया था क्योंकि उससे पूर्व जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इसका रेगुलेटर और ओनरशिप करता दोनों होता था। डन बाय डियर फंड एनएचबी। थर्ड आता है नाबार्ड। वैसे मैं नाबार्ड के विषय में पढ़ा चुका हूँ लेकिन कुछ हमारे मित्र होंगे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड। अब ये मत कहना है इसकी फुल फॉर्म लिखो, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ कई बार। सुन लो, याद कर लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना पूछा जाएगा तो जुलाई 1981। डन। इसकी जो स्थापना हुई थी एक समिति की सिफारिश पर हुई थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, शिवरमन सिंह समिति, शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुंबई। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। डन। और आपको इसके नाम से पता होगा कि ये एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में रिफाइनेंसिंग का कार्य करती है। किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर में रिफाइनेंसिंग का कार्य करती है ये। ठीक है, मतलब उन बैंकों को ये वित्त उपलब्ध कराती है जो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर में वित्त उपलब्ध कराता है। माय डियर फ्रेंड, पहले जो पूर्व में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था और एक गवर्नमेंट थी, इस पर जो स्वामित्व था 99.6% तो आपका गवर्नमेंट का था
और 0.4% जो स्वामित्व था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास था। बाद में इसमें अमेंडमेंट कर कर इसको समाप्त कर दिया गया और कंप्लीटली जो ओनरशिप है वो किसको दे दी गई? इंडियन गवर्नमेंट को ही दे दी गई। सीधी सी बात है कि जो विनियमन करता है वो स्वामित्व करता नहीं हो सकता। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटर है, विनियमन करता है। जन माय डियर फ्रेंड, और जो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 500 करोड़ रुपए पूंजी के साथ हुई थी और वर्तमान में इसकी पूंजी बहुत ज्यादा हो गई, 2000 करोड़ के आसपास हो गई है। क्लियर? सो ये था आपका नाबार्ड। फोर्थ इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सिडबी। मैंने ये इसको एलोबरेटली एक्सप्लेन किया गया अपने पिछले वीडियो में, अब वहां से भी देख सकते हो। मेन तो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, किस सेक्टर में रिफाइनेंसिंग का कार्य करता है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है इनके विषय में। फोर्थ इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट माय डियर फ्रेंड, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इट्स स्थापना कब हुई इसकी? 1990 में स्थापना हुई है उसकी, 1990 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है। जो सिडबी पर जो अधिकार है वो LIC का भी है, इरेडा का भी है, इस पर जो ओनरशिप है, ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट के भी है। इससे पहले पूर्व में जो IDBI बैंक है, ये IDBI जो नामक संस्था है वो IDBI का ही सिडबी पर पूर्ण स्वामित्व था। ये जो है सिडबी जो होता है वो MSME सेक्टर में, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME क्षेत्र में क्या करने का कार्य करती है? ये रीफाइनेंसिंग का कार्य करती है, रीफाइनेंस। और साथ ही साथ इन्होंने मुद्रा योजना, इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। मैं इसको एलोबरेट करूंगा नेक्स्ट पेज पर। फर्स्टली आप सबसे पहले MSME का मतलब समझ लीजिएगा। देखो इसकी जो परिभाषा होती है ना वो बदलती रहती है। अभी हाल ही के बजट में इसकी परिभाषा को परिवर्तित किया गया है, आप ध्यान से समझिएगा। एक होता है माइक्रो, ठीक होता है, माइक्रो हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है, और एक हो गया मीडियम हो गया, ठीक है। माइक्रो उसी बोलते हैं, मैं एक लिस्ट से बना देता हूँ, मैं सिर्फ कर देता हूँ आपको। MSME तो दिख गया होगा ना, मैं इसके बता देता हूँ। MSME मतलब कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ये हो गया इसका इन्वेस्टमेंट, ये हो गया इसका टर्नओवर। डन माय डियर फ्रेंड, माइक्रो इंडस्ट्री या माइक्रो एंटरप्राइजेज उसे बोलते हैं जिसका अधिकतम निवेश 2.5 करोड़ का हो। कितने का हो? 2.5 करोड़ का हो। और उसका जो टर्नओवर है वो कितने का हो? 10 करोड़ का हो। क्लियर? और स्मॉल एंटरप्राइजेज उसे बोलते हैं जिसका जो इन्वेस्टमेंट हो 25 करोड़ का हो। कितने का हो? 25 करोड़ का हो। और उसका जो टर्नओवर है वो कितने का हो? 50 करोड़ का हो। अधिकतम की बात हो रही है। और मीडियम उसे बोलते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ का हो और उसका जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ का हो। क्लियर माय डियर फ्रेंड? सो ये था, जिस भी उद्योग का अधिकतम निवेश 2 करोड़ रुपए का और उसका जो टर्नओवर है, जो उसका लाभांश है वो 10 करोड़ रुपए को से माइक्रो, और जिसका 25-50, जिसका 125 उससे ये बोल। डन। अब हम बात कर लेते हैं मुद्रा योजना क्या होती है। इसमें आपको याद रखना है कि जो मुद्रा योजना में भी सिडबी ने रिफाइनेंसिंग का कार्य किया है। मुद्रा क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि ये भारत सरकार की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है।
इसमें जो सिडबिनरी फाइनेंसिंग का कार्य किया, सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना थी जिसको 2015 में चलाया गया था। ठीक है, और इस योजना के तहत जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, इनको 50,000 से लेकर 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा, वो भी इनसिक्योर लोन, असुरक्षित लोन। इसका मतलब है कि 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक के लिए इनको लोन लेने के लिए अपने कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। ये एक प्रकार का इनसिक्योर लोन मिलेगा। असुरक्षित लोन उसे बोलते हैं जिसको लेने के लिए किसी भी चीज कस्टमर को किसी भी चीज को कोलेटरल या गिरवी नहीं रखना पड़ता है। सिक्योर लोन उसे बोलते हैं जबकि लोन लेने के लिए उसको कुछ ना कुछ चीज गारंटी में रखनी पड़ती है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एमएसएमई को कोई भी चीज गारंटी नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है, इस योजना के तहत जो है 3 प्रकार के ऋण मिलते हैं। एक मिलता है शिशु, किशोर और तरुण अवस्था। शिशु अवस्था में 50,000 रुपए तक का लोन, किशोर में 5 लाख रुपए तक का लोन, और जबकि तरुण अवस्था में जो लोन मिलता है वो 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। पहले इसमें दरअसल 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, लेकिन सरकार ने इसमें परिवर्तन कर या 2024 से 25 वाले अपने सेंट्रल बजट में इसमें चेंज किया गया है। डन। सो ये था आपका सेडबी। लास्ट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट। NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, ये दरअसल नया हमारे पास AIFI है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2021 में हुई थी, हमेशा याद रखना। और इसे एक और नाम बोला जाता है DFI, डोमेस्टिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये याद रखना हमेशा। क्वेश्चन आ सकता है कि NABFID का दूसरा नाम क्या है, तो DFI है, डोमेस्टिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? डोमेस्टिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो, जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये किस सेक्टर में रीफाइनेंसिंग का कार्य करता है? आई से लिखा था इंफ्रास्ट्रक्चर। यह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में क्या करता है? रीफाइनेंसिंग का कार्य करता है। मतलब NABFID उन बैंकों को या उन नोडल एजेंसी को वित्त उपलब्ध कराता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में वित्त उपलब्ध या लोन देने का कार्य करते हैं। क्लियर? जैसे कोई भी व्यक्ति है उसको आधारभूत संरचना से संबंधित लोन चाहिए तो ये डायरेक्ट NBFID के पास नहीं जाएगा, ये किसी ऐसे बैंक के पास जाएगा या किसी भी बैंक के पास जाएगा जो जिसे NBFID से वित्त उपलब्ध हुआ। ठीक है, इस संदर्भ में जो बैंक होते थे ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में लोन देने से बचते थे या देते नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये दरअसल बैंक की ALM समस्या को, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता था। ALM मतलब एसेट लायबिलिटी मिसमैच। क्या करता था ये? ALM, इसका मतलब समझिए ALM का मतलब क्या होता है। देखिए, बैंक होते हैं ना, उसका दो प्रमुख कार्य होते हैं। एक तो जमा को स्वीकार करना और जमा की गई धनराशि को उधार के रूप में देना।
डन। जमा का जो जमा होती थी बैंकों में, जो जमा होती थी वो अल्पकालिक समय के लिए होती थी। जो बैंक में जमा होती थी वो कब के लिए होती थी? अल्पकालिक समय हेतु, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम डिपॉजिट होता था, ठीक है। और लेकिन जो बैंक जो आधारभूत संरचना में जो उधार देता था वो दीर्घकालिक रूप से उधार देता था। कौन से उधार देता था? दीर्घकालिक उधार, लॉन्ग टाइम बोरोइंग, लॉन्ग टाइम लैंडिंग। डन, क्लियर। शॉर्ट टाइम का मतलब कि 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम। दीर्घकाल का मतलब है कि 5 वर्ष से ज्यादा, 5 वर्ष से ज्यादा। अब इसका मतलब समझिए, जैसे मैं कोई व्यक्ति हूँ, मैंने बैंक में पैसे जमा कराया और मैंने कहा कि लो ये पैसे ले लो, 2 साल तक मैंने एफडी करा दी। अब बैंक ने, मैंने जैसे कि 250 लाख रुपए जमा करा दिए बैंक में, बैंक के पास आ गए पैसे 2 साल के लिए, ठीक है। फिर बैंक क्या करेगा, उन 50 लाख रुपए को किसी दूसरी संस्था को या किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे दे देगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में क्या है, लोन कार्य करता है। डन। लेकिन 2 साल के बाद तो मैं पैसा मांगूंगा, लेऊंगा ना बैंक से। लेकिन बैंक ने जो उधार दिया वो तो 5 साल से भी बहुत ज्यादा के लिए दिया है, तो बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सी समस्या क्रिएट होगी? एसेट लायबिलिटी मिसमैच बोलते हैं हम। एसेट लायबिलिटी, जो बैंक की जो बैंक ने जो एसेट थी, उस जो बैंक पर जो एसेट थी उसकी जो लायबिलिटी थी वो क्या होगी? मिसमैच हो गई है। क्या होगी वो? मिसमैच हो गई है। बैंक इसीलिए इसीलिए जो बैंक थे वो दीर्घकालिक क्षेत्र में ऋण देने से बचते थे। तो इस समस्या को एनबीएफआईडी के पास जाहिर किया गया। तो एनएबीएफआईडी ने 2021 में 2021 में इसकी स्थापना की। हाल ही वर्षों में या पिछले वर्ष में, हाल ही में ध्यान नहीं है मेरे कब एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इन्होंने नोटिस इशू किया था, उसको बोलते हैं टेकिंग आउट फाइनेंसिंग। ये मेरे ध्यान नहीं है कि कौन सी तारीख को हुआ था, लेकिन इन्होंने एक नोटिस जारी किया था, टेक आउट फाइनेंसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय टेक आउट फाइनेंसिंग? ये याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेक आउट फाइनेंसिंग क्या करता है? ये बैंकों की मिसमैच, टेक आउट फाइनेंसिंग मैंने लिख भी दिया है। आई मीन मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूँ। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट डाउन कीजिए। वैसे इतनी भी खराब नहीं है कि कुछ समझ नहीं आएगा, एक साधारण व्यक्ति को आ ही जाएगा। टेक आउट फाइनेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एनएबी या फिर ये जो टेक आउट फाइनेंसिंग है, ये बैंकों की एएलएम, एसेट लायबिलिटी मिसमैच की समस्या को दूर करने का कार्य करता है। इसका मतलब है कि एनएबीएफआईडी क्या कहता है कि बैंकों, ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनो, आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लोन दीजिए। आपका क्या क्वेश्चन है कि हम दीर्घकालिक उधार देते, कोई नहीं, आप अल्पकालिक उधार ही दीजिए। एनएबीएफआईडी बोलता है कि आप किसी भी क्षेत्र को या किसी भी व्यक्ति को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उधार दीजिए 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष तक जो एनएबीएफआईडी है उसकी समीक्षा करेगा कि हाँ भाई 5 वर्ष तक जो हमने लोन दिया था वो इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में ही यूज हुआ है या नहीं हुआ है, उसका कुछ भुगतान भी हुआ है या नहीं हुआ है, इस सब को इवेलुएट करेगा एनएबीएफआईडी। 5 वर्ष के बाद जो एनएबीएफआईडी है वो लोन या वो पैसा उस बैंक को वापस लौटा देगा। फिर जो वो उधार है वो एनएबीएफआईडी के अंतर्गत आ जाएगा। डन। एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल समझ, लेट्स सपोज कि कोई एक व्यक्ति है, आई मीन कोई कंपनी है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। एक एग्जाम्पल से समझिएगा टेक आउट फाइनेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टेक आउट फाइनेंसिंग? जैसे कोई कंपनी है और इस कंपनी ने बैंक से क्या लिया, लोन लिया। बैंक ने इसको लोन दे दिया कि ये लो पैसे लो, करो काम। इस कंपनी ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट किया,
इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया। तो जो NABFID क्या बोलता है टेक आउट फाइनेंसिंग के अंतर्गत कि बैंक को आपने जो उधार दिया गया 5 वर्ष तक शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, बैंक ने जो कंपनी को उधार दिया वो तो दीर्घकालिक है, लेकिन जो 5 वर्ष तक की जो समीक्षा है वो NABFID करेगा। और 5 वर्ष के बाद जो वो उधार जो बैंक ने दिया था वो NABFID के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब अगर कल कोई कंपनी उधार नहीं देगी तो बैंक को नुकसान नहीं होगा, वो NABFID को ही होगा। ठीक है, जैसे बैंक ने इसको कितना दिया लोन, 100 करोड़ रुपए दिया, ये लो 100 करोड़ रुपए। 5 वर्ष के बाद जो है, जो ये 100 करोड़ रुपए बैंक को वापस मिल जाएंगे, NABFID देगा, फिर ये उधार NABFID के अंतर्गत चला जाएगा। दैट इज द टेक आउट फाइनेंसिंग। क्लियर माय डियर फ्रेंड? डन। सो अब हमारा जो ये AIFI कंप्लीट, आई मीन जो ये AIFI है ये समाप्त हो गया। अब हम चर्चा करेंगे प्राइमरी डीलर पर। जब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं देख लेता हूँ विजिबल भी आया नहीं है। एवरीथिंग इज विजिबल माय डियर फ्रेंड। डन करते हैं। मे भी वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया होगा, मुझे लगता है कि आज की वीडियो में सारी चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि NBFC के विषय में तो हमने कंप्लीटली विस्तार से ही डिस्कस करना है। डन, कोई नहीं, जहां तक होता है, जहां तक संभव है, क्योंकि बच्चे ना ज्यादा लेंथी वीडियो देख नहीं पाते हैं। चलिए, जो नॉन बैंक या NBFC NBFI में हमने किसको कंप्लीट कर लिया, AIFI को कंप्लीट कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे PD कुछ नहीं है, PD स्टैंड फॉर प्राइमरी डीलर। क्या है? प्राइमरी डीलर। प्राइमरी डीलर को 1995 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था इसको? 1995 में। प्राइमरी डीलर होने के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या देती है, उसको लाइसेंस देती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या देती है? लाइसेंस देती है। ठीक है, अगर आप PD के लिए एलिजिबल हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको क्या देती है, एक लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। डन। प्राइमरी डीलर होने से पहले आपको NBFC होना अनिवार्य है। अगर आप कोई NBFC है तो ही आप प्राइमरी डीलर हो पाओगे। प्राइमरी डीलर का वर्क क्या होता है? जो प्राइमरी डीलर होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है सरकार की, इसमें केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार, इनकी सिक्योरिटीज को क्रय और विक्रय, खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं आपके प्राइमरी डीलर ये। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट हो गया आपका या सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी जो सिक्योरिटीज होती है, इसकी जो प्रतिभूति होती है, प्रतिभूति क्या होती है हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से। उन प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय करने का कार्य करता है। क्लियर हुई बात? जब किसी भी, बस प्राइवेट डीलर का आपको यही कार्य याद करना है कि क्या ये जो केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूति को खरीदता और बेचता और उससे पैसे कमाने का कार्य करता है, बस और कुछ इसके ऊपर है नहीं है। और किसी भी संस्था को प्राइमरी डीलर होने से पहले छोटा छोटा NBFC रहना अनिवार्य है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को इसका लाइसेंस प्रोवाइड करा देती है तो उसको कुछ सुविधाएं मिल जाती है, जैसे कि वो ई-कुबेर प्लेटफॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ई-कुबेर प्लेटफॉर्म उसके लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, और तो और वो सिक्योरिटी को G-SEC को खरीद और बेचने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? इन सब चीजों के लिए एलिजिबल हो जाता है। और जो प्राइमरी डीलर होते हैं ये क्या करते हैं, प्राइमरी मार्केट, अब दो मार्केट आई है आपके सामने, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब हम कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे तो मैं आपको एलोबरेटली वहां पर बताऊंगा। अगर मैं वहां पे यहाँ भी अभी इसी वक्त इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो मे भी 1-2 घंटा तो इसी में बीत जाएगा, क्योंकि उस वो एलोबरेट वो तो वाइडर टॉपिक है, ब्रॉडर टॉपिक है, और इस पर हम जब आएंगे जब विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप इतना सुन लीजिएगा कि जो प्राइमरी डीलर होते हैं ये प्राइमरी मार्केट से, अभी मत कहना ये क्या होता है, मैंने बता दिया आपको, जो हम पढ़ने में बताऊंगा। ये प्राइमरी मार्केट से सिक्योरिटीज को क्रय करता है और उस सिक्योरिटीज को क्रय कर सेकेंडरी मार्केट में बेचता है। बस इतना याद रखिए, नहीं तो मैं आपको वहां पर एड ऑन कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी डीलर के बारे में, बस आपको इतना ही पढ़ना है। डन।
एनबीएफसी के बारे में मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट वीडियो में ही चर्चा कर ले, क्योंकि हम डिटेल से करेंगे। डन भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।